इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अक्सर जब हम संविधान शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत एक बहुत ही मोटी, उबाऊ सी कानूनी किताब की तस्वीर उभर आती है ना? लेकिन आज हम इस गलतफहमी को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि संविधान सिर्फ पन्नों का कोई बंडल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जीवंत, एकदम डायनामिक ढांचा है जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हमें संविधान की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब ढूंढने के लिए आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अचानक से एक साथ रहने के लिए मजबूर हो गया है। अब जरा सोचिए, इस समाज में कितनी भयानक विविधता है। मतलब, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ ईसाई, और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। उनके पेशे अलग हैं, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब, कुछ बुजुर्ग हैं तो कुछ एकदम युवा। यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद, फिल्में, किताबें सब अलग हैं। अब जब इतने सारे अलग अलग लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? जाहिर है, संपत्ति को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर या सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च हो, इन सब बातों पर हर दिन तनातनी होगी। इतने बड़े अंतरों की वजह से ना समाज में हमेशा एक डर और अराजकता का माहौल बना रहेगा। अब इस अफरा तफरी के बीच एक आम नागरिक के बारे में सोचिए। बिना किसी सर्वसम्मति नियम के हर इंसान खुद को कितना असुरक्षित महसूस करेगा। किसी को नहीं पता होगा कि सामने वाला कैसा बर्ताव करने वाला है या किस चीज पर किसका असली हक है। सच कहें तो ये अनजाना डर किसी भी समाज को कभी शांति से एक साथ टिकने ही नहीं देगा। तो इस पूरी सामाजिक अराजकता का सबसे सॉलिड और अंतिम समाधान है संविधान। और यह संविधान मुख्य रूप से 5 बुनियादी स्तंभों पर टिका होता है। पहला, बुनियादी नियम। दूसरा, निर्णय लेने की शक्ति। तीसरा, सरकार पर अंकुश। चौथा, समाज की आकांक्षाएं। और पांचवा, राष्ट्रीय पहचान। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ 1 की, बुनियादी नियमों की आवश्यकता। देखिए, समाज के इस डर को दूर करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है कुछ बुनियादी नियम बनाना, और यही संविधान का पहला प्रमुख काम है। यह हमें नियमों का एक ऐसा सेट देता है जिससे समाज के लोगों के बीच कम से कम इतना तालमेल और भरोसा बना रहे कि वह साथ रह सकें। लेकिन ठहरिए, सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं है। इन नियमों का अदालतों में कानूनी रूप से लागू होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब लोगों को पक्का पता होता है कि नियम तोड़ने पर सजा मिलेगी, तभी तो एक दूसरे पर भरोसा कायम होता है, राइट? और ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि नियम बनाना सच में कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। मान लीजिए समाज ये तय कर भी ले कि हाँ, हमें नियम चाहिए, लेकिन कौन से नियम, ये तय करना बेहद मुश्किल है। जो बात एक समूह को एकदम सही लगती है, वही दूसरे को बिल्कुल गलत लग सकती है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो संविधान बनाने की प्रक्रिया हमेशा से ऐसे ही भारी वैचारिक टकरावों और तीखी बहसों से भरी रही है। अब आते हैं स्तंभ 2 पर, निर्णय लेने की शक्ति। अब जब ये तय हो गया कि नियम चाहिए, तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नियम बनाएगा कौन? अलग अलग समाज में ये पावर अलग अलग हाथों में होती है। जैसे राजतंत्र में कानून बनाने का सारा पावर एक राजा के पास होता है। वहीं अगर हम पुराने सोवियत संघ जैसे सिस्टम की बात करें, तो वहां ये पूरी शक्ति सिर्फ एक पार्टी के पास थी। इसके उलट जो लोकतांत्रिक संविधान होते हैं, वहां असली पावर जनता के पास होती है और फैसले संसद के जरिए लिए जाते हैं। यहीं पर संविधान का दूसरा सबसे अहम काम सामने आता है। यह बिल्कुल स्पष्ट और कानूनी रूप से तय कर देता है कि समाज में फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी। यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और कानून कौन बनाएगा, ताकि आगे चलकर पावर को लेकर कोई कंफ्यूजन या लड़ाई झगड़ा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्तंभ 3 की ओर, सरकार पर अंकुश। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, एक सरकार चुन ली गई, उसे कानून बनाने की शक्ति भी मिल गई, लेकिन क्या होगा अगर सत्ता में बैठे लोग अचानक से बिल्कुल बेतुके और अन्यायपूर्ण कानून बनाने लगें? सोचिए, अगर सरकार कह दे कि कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, या सबको सिर्फ एक खास रंग के कपड़े ही पहनने होंगे, या फिर कुछ खास गाने गाने पर ही पाबंदी लगा दे, या फिर बिना किसी बात के लोगों को मनमाने ढंग से जेल में डालने लगे। अगर सरकार पर कोई लगाम ही ना हो, तो वो सच में एक तानाशाह बन सकती है। बिल्कुल, इसी स्थिति से बचाने के लिए संविधान अपना तीसरा काम करता है। संविधान सरकार की ताकत पर कुछ ऐसी सख्त सीमाएं लगाता है जिन्हें सरकार किसी भी हाल में पार नहीं कर सकती। और ये कैसे होता है? ये होता है मौलिक अधिकारों के जरिए।
जैसे कुछ भी बोलने की आज़ादी या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आज़ादी। इस तरह से संविधान किसी भी आम इंसान के लिए एक हमेशा बने रहने वाली मजबूत ढाल का काम करता है। इन मौलिक अधिकारों की वजह से हर नागरिक सरकार की मनमानी या सत्ता के गलत इस्तेमाल से हमेशा सुरक्षित रहता है ना कमाल की बात। अब रुख करते हैं स्तंभ 4 का, समाज की आकांक्षाएं। देखिए, अभी तक हमने बात की कि संविधान सरकार को कैसे रोकता है, लेकिन संविधान का काम सिर्फ बुरी चीजों को रोकना नहीं है, बल्कि अच्छी चीजों को होने देना भी है। अगर आप बहुत पुराने संविधानों को देखेंगे तो उनका काम बस पावर बांटना और सरकार को लिमिट में रखना था। लेकिन 20वीं सदी के जो आधुनिक संविधान है, उन्होंने गेम ही बदल दिया। वे सिर्फ सरकार को रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे इतनी ताकत देते हैं कि वो समाज में गहराई तक फैली असमानताओं और गरीबी को जड़ से मिटा सके। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। दुनिया भर में इसके बेहतरीन उदाहरण है। भारत के संविधान ने सरकार को ये पावर दी कि वो सदियों पुराने जातिगत भेदभाव को खत्म करे और लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान ने सरकार को नस्लीय भेदभाव खत्म करने और सबको घर और हेल्थ केयर देने की जिम्मेदारी दी। इसी तरह इंडोनेशिया का संविधान कहता है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली चलाएगी और गरीब अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो यहीं से निकलता है संविधान का चौथा काम। संविधान सरकार को वो शक्ति और क्षमता देता है जिससे वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सके और एक न्यायपूर्ण, एक बेहतर समाज बना सके। उदाहरण के लिए, भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वे बिल्कुल इसी लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। और अब हमारा आखिरी स्तंभ, स्तंभ 5, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। खैर, जब एक समाज इन सारे नियमों, अधिकारों और लक्ष्यों पर एक साथ राजी हो जाता है, तो असल में वो अपने लिए एक सामूहिक पहचान बना रहा होता है। एक राष्ट्र की पहचान कई परतों से बनती है। संविधान बनने से पहले लोगों की अपनी अपनी कई पहचानें हो सकती हैं, लेकिन संविधान उन्हें एक राजनीतिक पहचान देता है जहां सब मानते हैं कि उन पर शासन कैसे होगा। ये एक नैतिक पहचान भी देता है जो हमारे बुनियादी मूल्यों को तय करती है, और इसके साथ ही ये देश के इतिहास और अलग अलग परंपराओं को एक साथ पिरोने का काम भी करता है। मज़ेदार बात यह है कि हर देश का संविधान इस पहचान को अलग तरीके से हैंडल करता है। मिसाल के तौर पर, ऐतिहासिक रूप से जर्मनी के संविधान ने अपनी राष्ट्रीय पहचान वहां की जातीयता यानी एथनिसिटी के आधार पर बनाई थी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, भारत का संविधान नागरिकता को नस्ल या जाति के आधार पर नहीं बांटता। ये हर किसी को एक समान मानकर एक बेहद समावेशी पहचान तैयार करता है। और यही है संविधान का 5वां और आखिरी बड़ा काम। ये किसी भी समाज या देश की एक सामूहिक बुनियादी पहचान को दुनिया के सामने रखता है। सच कहूं तो ये उस देश के अस्तित्व और उसकी नैतिकता की सबसे मजबूत नींव होता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। मतलब ये सिर्फ कुछ सूखे रूखे नियमों की लिस्ट नहीं है, ये तो हमारे समाज की उम्मीदों, सपनों और एक सुनहरे भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों का एक एकदम जीता जागता डायनामिक कंटेनर है। तो अगली बार जब भी अधिकारों की बात हो या किसी नियम का पालन हो, तो याद रखिएगा कि हम सभी इस विशाल और शानदार संवैधानिक ढांचे का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारा समाज तेजी से बदल रहा है, भविष्य में इस संवैधानिक यात्रा को आखिर कौन सी नई आकांक्षाएं आकार देंगी? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।